गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी बच्चों का 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में। मैं हूं सुनील जैन और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल चैनल फुल सुंदर एजुटेक, जहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हर टॉपिक का वीडियो मिलेगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन, फर्स्ट बुक राजनीतिक सिद्धांत। इसका फर्स्ट लेसन राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इस लेसन में ये मेन टॉपिक्स हैं जिन पर हम पढ़ने वाले हैं या पहले पढ़ चुके हैं। जैसे राजनीति क्या है, इसका वीडियो पहले बना चुके हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, ये तीनों जो वीडियोस हैं वो पहले बन चुके हैं और अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। यानी इससे पहले के जो हमने टॉपिक पढ़े थे कि राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। अब बात ये करते हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। भाई ऐसी क्या जरूरत आ गई कि हमें इन सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए या पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए पता करते हैं इन सब चीजों को। हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी जरूरत है। यानी हमारी खुद की कुछ थ्योरीज हो सकती है, कुछ सिद्धांत बना सकते हैं हम, कुछ आदर्श हम फिक्स कर सकते हैं, कुछ विचार हमारे हो सकते हैं जिन पर हमें चलना होता है। लेकिन क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी जरूरत होती है। क्या ये राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए, नौकरशाह यानी जो बड़े बड़े आईएएस आरएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, जो नीतियां निर्माण करने में सहायक होते हैं, तो क्या ये उन लोगों के लिए या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, क्या उनके लिए ज्यादा उपयुक्त तो नहीं है। अर्थात उनको पढ़ना चाहिए, हमें क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। बेहतर तो ये होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं। यानी जो इन सब चीजों को लेकर काम करते हैं, जैसे शोषण का पर्दाफाश करते हैं पत्रकार वगैरह हैं, या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या जो वकील हैं, जज हैं, जो इन पर काम करते हैं या नए अधिकारों की मांग करते हैं, तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये उनको पढ़ना चाहिए राजनीतिक सिद्धांत। हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। हमें आजादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा, हमारे क्या काम आना है आजादी या समानता का अर्थ। तो ये सब बातें बेकार है। आइए हम आगे बात करते हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। हमें का मतलब आपको और हमें, आपको एज ए स्टूडेंट आपको राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। यानी ये जो तर्क हमने अभी पढ़े, ये तर्क आपके दिमाग में भी आ सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, हमारे को क्या मतलब है। भाई ये उनको पढ़ाओ जिनके काम की है। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूह के लिए प्रासंगिक हैं। कौन से समूह, जो ऊपर हमने बात करी, चाहे वकील हो, जज हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, राजनीति करने वाले राजनेता हो, नीति निर्माण करने वाले नौकरशाह हो, या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले टीचर्स हो। ये जो सारे समूह हैं, इन सभी समूहों के लिए ये राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं। यानी अभी तो आप स्टूडेंट हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हमें क्या जरूरत है, लेकिन आगे जाकर आप इनमें से किसी भी एक पेशे को चुन सकते हैं, और इसलिए परोक्ष रूप से ये अभी ही हमारे लिए प्रासंगिक है। इसलिए आपको अभी से ही इन सब चीजों को पढ़ना चाहिए। आगे समझ में। अब दूसरा उदाहरण और देखिए। क्या हम गणित नहीं पढ़ते। आप लोग 10th क्लास तक गणित पढ़ के आए सभी, जबकि अभी आपने गणित नहीं ली। लेकिन 10th तक की हम सब्जेक्ट चूज कब करते हैं, 10th के बाद 11th में। लेकिन 10th तक हम सारे सब्जेक्ट्स जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करके आए। लेकिन जबकि हम में से सभी गणितज्ञ इंजीनियर नहीं बनेंगे। यानी आपने आर्ट्स लिए, आपने मैथ्स तो लिए नहीं, फिर गणित पढ़ने का क्या फायदा 10th तक। तो आप में से कोई गणितज्ञ इंजीनियर नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी आपने 10th तक गणित पढ़ी है। क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होता है। यानी एक बुनियादी जो जानकारी है, बेसिक नॉलेज है, वो तो सभी को अपने जीवन में उपयोगी होती है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। तो दूसरी बात ये है कि हम सभी, यानी एक तर्क तो ये, इसलिए हमें सभी को राजनीतिक सिद्धांत
पढ़नी चाहिए। अब दूसरी बात कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। यानी हम बड़े होकर 18 साल के बाद, यानी आज के 2-3 साल बाद, आप लोग 2 साल बाद, साल भर बाद, कोई 3 साल बाद आप वोट देंगे, मत देंगे। और मत देने का जो अधिकार है वो कितना महत्वपूर्ण है ये आप सब जानते हैं। तो मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक आप बनने जा रहे हैं दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए। तो ये जो आपका महत्वपूर्ण दायित्व है, इस दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए क्या होती है? मददगार होती है। यानी अगर आप बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं होगी तो आप अपने विचार कैसे क्लियर कर पाएंगे जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं? कौन? ये बुनियादी जानकारी। सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे आप ग्राम सभा में सहभागिता करें या आप वेबसाइट पर या मतदान पर अपनी राय आपको रखनी है, तो आपके खुद के विचार होंगे तभी तो आप राय रख पाएंगे। तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यानी तर्कशील होना, तर्कशील कब होंगे आप? जब आपको नॉलेज होगी, आपको उसकी बेसिक नॉलेज होगी, आप उस विषय के जानकार होंगे, तभी आप कोई निर्णायक मत रख पाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयताएं प्रकट करें तो हम ज्यादा प्रभावी नहीं होंगे। यानी अगर हम मनमाने तरीके से अपने विचार रखते जाएं, हर कुछ ही टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करें, तो क्या आपकी बात ज्यादा प्रभावी होगी? नहीं होगी। लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। अब और उदाहरण देखिए कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़नी चाहिए। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता होते हैं, जैसे कोई भी म्यूजिक नाइट है, कोई भी संगीत का कार्यक्रम है, वहां हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, श्रोता के रूप में बैठे हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते। यानी हमारे को इतनी समझ नहीं होती है उस गीत की, लय ताल की, सुरों की, इनकी हमारे को बहुत ज्यादा समझ नहीं होती है। लेकिन हम कार्यक्रम को तय करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस कार्यक्रम का मेन्यू डिसाइड करते हैं, उसका तय करते हैं, प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं, और जो वहां प्रस्तुतियां दी जाती है उसका हम रसास्वादन करते हैं, उसका आनंद लेते हैं और नए अनुरोध करते हैं। और उस आनंद लेने के दौरान हम उन प्रस्तुतियों को अच्छा और बुरा भी बताते हैं कि कौन सा अच्छा रहा, कौन सा बुरा रहा, कौन से में ज्यादा मजा आया, और नए नए अनुरोध करते हैं, नई नई फरमाइशें करते हैं कि ये नहीं ये सुनाओ, ये नहीं ये सुनाओ। तो यानी आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी मतलब आपने उसमें अपनी भूमिका निभाई। क्या आपने गौर किया है कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदार होने का पता रहता है। यानी कवि सम्मेलन हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे भजन संध्या हो, चाहे कोई भी हो संगीत कार्यक्रम हो, तो उसमें वो लोग बहुत अच्छा जब परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन, वो अच्छी अच्छी चीजें आपको तब सुनाते हैं जब उनको ये पता हो कि सामने सुनने वाले जो हैं वो बहुत क्वालिटी के लोग हैं, सामने सुनने वाले जो श्रोता हैं वो बहुत जानकार हैं, कद्रदान हैं, हमारी जो सुनाई गई चीजें हैं उनकी वैल्यू करने वाले हैं, तब वो आपको अच्छी अच्छी चीजें सुनाते हैं। इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। तो इसी तरह से जो राजनीति करने वाले जो राजनेता हैं वो कब जनाभिमुख बनेंगे? जनाभिमुख यानी जनता के प्रति उन्मुख, जनता के कार्यों को प्राथमिकता देने वाले कब बनेंगे? जब नागरिक शिक्षित और सचेत नागरिक होंगे, तब राजनेताओं को भी उनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये एक अलग कारण हो गया। फिर देखिए आप, तीसरी बात यह है कि आजादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अमूर्त यानी दिखाई नहीं देते या हमारे जीवन में लागू नहीं होने वाले मसले नहीं है, बल्कि परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक केंद्रों आदि में तरह तरह के भेदभावों का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था व्यवहार में उतारना। तो हम आए दिन इन सब मुद्दों से रूबरू होते हैं, परिवार में, चाहे विद्यालय में, महाविद्यालयों में, सार्वजनिक केंद्रों में, व्यावसायिक केंद्रों पर तरह तरह के भेदभावों का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। हमारे से जो अलग लोग हैं उनके बारे में हम पहले से ही राय बनाकर रखते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब पहले से हमारी राय बनाकर रखना, चाहे वे अलग जाति के हों या अलग धर्म के अथवा अलग लिंग या वर्ग के, हम उनके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं, अब यहाँ देखिए हमारे विचार अलग अलग होते हैं,
यदि हम खुद उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम क्या चाहते हैं? पीड़ा का निवारण चाहते हैं। और यदि उसमें विलंब होता है, यानी उस पीड़ा के निवारण में यदि विलंब होता है, तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है, यानी हमारी पीड़ा के निवारण के लिए चाहे हिंसक क्रांति भी क्यों न करनी पड़े, वो भी उचित है। अब दूसरी तरफ, यानी अगर हम पीड़ित होते हैं जब, तो हम हिंसक क्रांति भी करने को तैयार है। और यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं, यानी हमारा उत्पीड़न नहीं हो रहा है, हमारे पास तो विशेषाधिकार है, तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। यानी जो नौकर नौकरानी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जिसका हम उत्पीड़न कर रहे हैं, उसके उत्पीड़न से भी हम इनकार करते हैं। कभी कभी हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य हैं। हम क्या कहते हैं? अरे ये तो है ही इसी लायक, तो इसी व्यवहार के योग्य जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वह हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते जाते हैं। और अंत में एक छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। यानी एज ए स्टूडेंट आपको कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेना होता है। वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, भाषण प्रतियोगिता है, तो उसमें आपको हिस्सा लेना होता है। हमारी अपनी राय होती तो है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित, पर यह हम नहीं जानते कि वे तर्कसंगत है या नहीं। जब हम दूसरे से बहस करते हैं, यानी ये चीजें तो हम जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये हमारी राय है, हम जानते हैं, इस बारे में हमारी राय क्लियर है। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि क्या वो तर्कसंगत है या नहीं है। लेकिन इस चीज की जानकारी हमें कब होती है? जब हम दूसरे से बहस करते हैं, तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की जरूरत महसूस करते हैं। यानी दूसरों के साथ जब हम बहस करेंगे तो हमारे विचारों को हम प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे विचारों का बचाव करने के लिए हम नए नए तर्क देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या होंगे? तर्क संगत होंगे, तर्कशील होंगे, महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्तियां तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं। अंत में कंक्लूजन पढ़ रहे हैं आप। राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ने चाहिए? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं, ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। तो ये टॉपिक आपका फिनिश। और अब आप लोग इस टॉपिक को एक बार वापस से पढ़ें, इस लेसन को, पूरे लेसन को कॉपी में अपने नोट्स बनाते चलें। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक तो ये प्रश्नावली के बारे में, यानी इसके प्रश्नोत्तर के बारे में, और एक जो इस लेसन के प्रारंभ में ही जो सुकरात के विषय में जो आया था, इसको हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, घर बैठकर अध्ययन करते रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल पर। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।